A garden table weighs 60 Newton and has a top surface area of 2 meter square. ठीक है, तो इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और इसके वेट जो लग रहा है वो है 60 न्यूटन. It is raining and the rain produces a pressure of 4 Newton per meter square on the table. ठीक है भाई, तो आप बताइए, ignoring the atmospheric pressure, what is the force exerted on the table by the ground? Sorry, by the table on the ground. टोटल फोर्स चाहिए, प्रेशर नहीं. ओके, बताइए कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, इक्वल्स टू क्यों भाई, टोटल प्रेशर बनेगा ना. रेन आ रही है, रेन का भी प्रेशर ऐड हो जाएगा ना टेबल के प्रेशर में. क्या हो गया भाई? देखो, आपके पास एक टेबल है, ये अपने वेट के हिसाब से एक फोर्स लगा रही है ग्राउंड पे और एक प्रेशर भी लगा रही है, ऐसे ही है. इसका प्रेशर क्या बन रहा है, 60 न्यूटन की वो प्रेशर लगा रही है और ये वाली जो है रेंज जो है वो लगा रही है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये लगा रही है 60 पर 2 मीटर स्क्वायर ना. अगर 2 मीटर पे पर मीटर पे ये भी लगा रही होगी कितनी, 30 लगा रही होगी, ऐसे ही. क्लियर है ना? अब आप कह रहे हो भाई इस पे प्रेशर आ रहा है, हमें उल्टा करना है ना. हमें ये देखना है कि रेन का प्रेशर कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 2 मीटर पे कितना लगाएगा फोर्स ये? भाई अगर ये देख लेते हैं, आपको इस लैंग्वेज में यूज करना है. बेस यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एरिया अलग से. आपको ये 60 न्यूटन जो है ना वो लग रहा है 2 मीटर पे. तो ये तो होगी टेबल की. रेन जो है वो 4 न्यूटन लगा रही है 1 मीटर पे, तो रेन 2 मीटर पे कितनी फोर्स लगा रही होगी? 8 न्यूटन. तो रेन 8 न्यूटन लगा रही है, टेबल खुद 60 न्यूटन लगा रही है, तो ऐड होकर 68 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, इस तरह सोचो भाई, सोचो. मोटे समझ में आ गया अहमद? जी सर. तो इसने कंफ्यूज ही किया कि इसने पहली लाइन में लिखा है फोर्स और दूसरी लाइन में दिया हुआ प्रेशर. तो आपको दोनों को एक लैंग्वेज में लाना है ताकि आप डिसीजन ले सकें. सर अगर दोनों को पर मीटर करके ऐड कर दें सर. तो फिर मीटर का आएगा ना, डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि टेबल तो आपकी 2 मीटर की, टोटल फोर्स टेबल की चाहिए. अच्छा, डायग्राम शोज अ मैनोमीटर कंटेनिंग अ मर्करी दैट इज सील्ड एट वन एंड. ठीक है भाई, सील एट वन एंड है मर्करी, एक एंड से प्रेशर आ रहा है. व्हाट हैपेंस टू डिस्टेंस h व्हेन द मैनोमीटर इज टेकन हायर अप द माउंटेन. हायर अप द माउंटेन करोगे तो आपके पास g ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे ही. तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, h आपकी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? पढ़ो जरा, चलो ये तो खैर तुम लोगों को करना है ना, पढ़ो उसको. इट डिक्रीजेस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट. सही है. It decreases because atmospheric pressure decreases with the height. ठीक है, हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होगा ना आपको, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स कम आ रहे होंगे आपके ऊपर. सेकेंडली जी चेंज हो रहा होगा आपको, जी भी तो ड्रॉप होगा. Some doctors measure blood pressure by using a mercury manometer. Blood pressure varies by 5.6 kilopascals as a heart beats. The density of the mercury is 14,000 kilogram per meter cube, and the gravitational field strength small g is 10 newtons. Change in the height difference between the level in the manometer during the heartbeat. डॉक्टर पंप करते हैं ना, उनको पता है कि मैंने नॉर्मल टाइम प्रेशर जो है वो कितना होता है हार्ट बीट. तो वो हाइट की वेरिएशन से आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, नोट करते हैं ना, इतनी हाइट हुई, देखा है? पंप करते हैं, फौरन हाइट नोट करते हैं, फिर नीचे ड्रॉप होता है दूसरी हाइट नोट करते हैं. तो वो अब प्रेशर और लोअर प्रेशर दोनों चेक कर रहे हो. बिल्कुल. तो भाई इसके अंदर आप कैलकुलेशन करें, लिखें ब्लड कितने आएगी इसकी. व्हाट इज द चेंज इन हाइट, हाइट का डिफरेंस निकालिए. कैसे निकालेंगे?
निकालो भाई, कैसे निकालोगे बताओ। निकालिए भाई, ऐसे निकलेगा। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू 5.6 किलो पास्कल जो है ना। चेंज इन प्रेशर रॉ जी से होता है लिक्विड का। रॉ आपने डाल दी, जी आपने डाल दी, एच, तो ये 140,000 एच हो गया डेल्टा पी। तो इक्वेट करा दिया 5.6 किलो से। किलो से किलो कैंसिल हुआ। 5.6 इक्वल्स 140, एच इक्वल्स टू 5.6 डिवाइड 140 कर लो। जीरो कैंसिल किया, 3 जीरो को किलो से कैंसिल किया, तो एच इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 140। आंसर बता दो यार। ये तुम लोगों ने कैलकुलेशन ही की है वाली। डिवाइड तो करो। सर 0.04 आ रहा है। 0.04, 40 मिलीमीटर आ रहा है। 0.04, 1 2 3 सही है, 40 मिलीमीटर। योर आंसर इज दिस। ये कैलकुलेशन खुद से की थी या मैंने बताया तो ही की है? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, सारा गेम फॉर्मूले का। आपको अगर रॉ चीज का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ये सॉल्व कैसे करोगे? क्या समझे? है ना, सारा गेम है फॉर्मूले का, आपको राइट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉपी कर लो। तो रब कर रहा हूँ, ठीक है। The diagram shows a stationary fairground ride with 4 chairs of equal masses. Diagram shows a stationary fairground ride with 4 chairs of equal masses. ठीक है भाई। Which chair has the most gravitational potential energy? किसमें ज्यादा होगी? ए। आप लोग बताइए क्यों? हाइट ज्यादा है इसलिए ए, ठीक है। The diagram shows a small car of mass 500 kg approaching a hill. ठीक है भाई, मास है 500 kg, एक हिल को अप्रोच कर रहा है। इट मूव्स अप द हिल विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे हिल पे जा रहा है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। इग्नोरिंग द फ्रिक्शन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द कार अप द हिल? कितना वर्क होगा? सॉरी, वर्क कैसे निकालोगे अप द हिल? अप द हिल में वर्क कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? जी सर होता सी है। है। क्या बोल रहे हो? सी आंसर। आंसर सी है। कैलकुलेशन क्या करी है? सर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? 500। फोर्स सॉरी 500 है। नहीं नहीं 500 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से तो आ जाएगा 5000। बेसिकली वर्क आपका जो है, मास आपके सामने गिवन होगा यहाँ पर 500 kg। तो आपके वर्क का फॉर्मूला होता है F × D। तो एफ आपकी हो गई 2, वो क्या कहते हैं, 500 × 10, तो 5000 आपका एफ हो गया। डी आपका हो गया 10। तो आपके पास आंसर आ गया भाई 50,000, 50 किलो जूल। यहाँ पे 50 किलो जूल गिवन है। 5 × 10⁴ गिवन है यहाँ पे, पार्ट भी हो जाएगा आपका।
दुनिया MGH भी यही चीज है। अच्छा सर, इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, जब भी 10 लिया आपने। MG है ना, फोर्स MG है और ये DH हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला भी लगा लो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लगा लो, सेम। हाँ क्या कह रहे हो अहमद? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, जब भी 10 लिया आपने। जाहिर सी बात, आपने क्या लिया था? हम्म, मैंने गलत ले लिया था। बेहतरीन। पेपर 2 के बाद भी गलत। पेपर 1 तो ऐसा मक्खन होता है, पेपर 1 पेपर 2 के बाद तो ये सब फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए यार। फॉर्मूले तुम लोग को याद नहीं है, मुझे तो अलार्मिंग लग रहा है कि तुम राइजिंग पेपर 2 में तुम लोग सब करके क्या आए हो। ये गलत ले लिया। चलो, क्या हो गया भाई, 5 × 10⁴ हो गया ये। तुम लोग को दे रहा हूँ, खुद सॉल्व कर रहा हूँ सारा मैं, तो तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो कोई सवाल ही। कम से कम 10 पेपर करने हैं घर जाके, कम से कम 10। तो इसमें कोई नई चीज आएगी? 10, 5 सालों के वेरिएंट कर लो, 10 हो जाएंगे। एक एक उठाओ मई जून वेरिएंट 1 फॉर एग्जांपल, तो अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 2। एक ही टाइम का वेरिएंट, दोनों वेरिएंट नहीं करना। तो मई जून का अगर वेरिएंट उठा रहे हो ना, तो दोनों मई जून के नहीं करना। एक उठा लिया मई जून का, एक उठा लिया अक्टूबर नवंबर का। ठीक है, इस तरह 5 साल के 10 पेपर हो जाएंगे। सर एक का एक ही वेरिएंट 1 साल के एक का दोनों, वेरिएंट 2 करो। हाँ, एक ही साल के दोनों वेरिएंट एक साथ क्यों नहीं करने? उसमें रिपीटेशन बहुत आती है यार, आधे सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, फायदा नहीं है। अच्छा, सही सही तो सही। पहले आप जैसे फॉर एग्जांपल मई जून में आपने वेरिएंट 2 उठाया, तो अक्टूबर नवंबर में आप वेरिएंट 1 उठाओ। फिर अगले साल में क्या करो, मई जून में वेरिएंट 1 उठाओ, और उसी का साल का अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 2 उठाओ। इस तरह स्वैप करते करते सॉल्व करो, कम से कम 10 पेपर करना, ऐसा बेहतरीन हो जाएगा ना काम। चलो, क्वेश्चन 16 बोलता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी में क्या कह रहे हैं, इन्फ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड गैसेस। बिल्कुल, और किसी में वैक्यूम लिखा हुआ नहीं है। बाकी तो में वैक्यूम, ओनली वैक्यूम है, ओनली वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम के अलावा भी कर सकता है, वैक्यूम में कर सकता है, डी होगा। 17 में क्या कह रहा है? Show the set of apparatus and used to determine the specific heat capacity of water। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक हीटर है, वाटर है, थर्मामीटर है, मेटल कंडक्ट कंटेनर है, ठीक है। What does not affect the rate at which energy is lost to the surrounding। क्या चीज जो है वो does not affect the rate at which the energy is lost to the surrounding। सही है। इंसुलेटिंग कंडक्टर करता है, प्लेसिंग लेड डाउन करेगा, पॉलिशिंग सब डी वाला ही है। मूविंग द थर्मामीटर क्लोजर टू हीटर। क्लोजर टू हीटर भी कर दोगे, सराउंडिंग में टेम्परेचर लॉस हो रहा है, उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो तो लॉस होता रहेगा, वो तो इंसुलेशन नहीं होने कैसे लॉस हो रहा है ना। टू थर्मामीटर एक्शन वाई कंटेन्स डिफरेंट लिक्विड्स बट आर अदरवाइज आइडेंटिकल। देखने में जैसे हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एक होगा, देखने में जैसे होंगे, लेकिन हैं अलग अलग। सॉरी, थर्मामीटर है। थर्मामीटर सेम है, यानी बनावट एक है, चीजें मतलब उसकी इंस्ट्रक्शन भी सेम होगी, उसकी डेप्थ भी सेम होगी, उसका एरिया भी सेम होगा, इनमें लिक्विड अलग अलग है। The thermometers are heated through the same temperature I, the volume of the liquid in the thermometer X increase by more than the volume of the liquid in thermometer Y। ठीक है, तो X का जो है वो लिक्विड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। Which is the more sensitive thermometer and which is the thermometer with larger range। भी मुझे आप बताइए। देखो, मोर सेंसिटिव है तो X ही है, थर्मोमीटर लार्जर रेंज है, वाई वाई बिल्कुल सही भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर वाई की रेंज ज्यादा कैसे हो चला है आप? स्लोली कर रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है, तो आहिस्ता से ऊपर जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर कवर कर सकेगा ना, रेंज बढ़ जाएगी ना। Diagram shows the two thermometer P and Q that are identical except that the P contains less mercury। अच्छा भाई, क्वांटिटी जो है वो मरकरी की कम और ज्यादा है, बाकी आइडेंटिकल है दोनों ये लोग। आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा इसके अंदर, विच स्टेटमेंट करेक्ट बताइए।
पढ़ो पढ़ो उसको। बी और डी नहीं होगा। तो सी होगा ना। मुझे तो ए भी नहीं लग रहा। बी क्यों, रेंज ऑफ पी इज इक्वल टू रेंज ऑफ क्यों भाई, मरकरी कम है दोनों में, अलग अलग है, एक में ज्यादा एक में कम है। सर सी होगा ना, मरकरी सी। जब कम होगी तो हीट कम, जब ज्यादा मरकरी होगी तो देर से हीट होगी, कम मरकरी होगी तो जल्दी हीट होगी, तो रेंज तो दोनों चेंज हो जाएगी। स्केल्स ऑन पी एंड क्यू आर बोथ लीनियर, बस यही है, यही सिमिलैरिटी है। ये दोनों के स्केल तो एक जैसे ही लगे हुए हैं ना, तो लीनियर, बाकी कोई प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं। क्वांटिटी ऑफ मरकरी मोइव चेंज होगी तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना थर्मोमीटर में लिक्विड राइज होने का। जिसकी कम होगा मरकरी वो जल्दी राइज कर जाएगा, कम कंटेंट होगा उसकी रेंज कम हो जाएगी, जिसमें ज्यादा होगा उसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली। डायग्राम shows a trap in a flask by a small volume of water in thin tube। ठीक है भाई, ए ट्रैप हो गई है। When the flask is held in a student's hand, the volume of the small volume of the water first move down from P to Q, then up to R। ठीक है, why does the small volume of water move like this? भाई ए ट्रैप हो गई है इसके अंदर, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पहले थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हो रहा है पानी, फिर ऊपर जा रहा है, क्यों? पढ़े इसको। क्या समझ में आ रहा है? सवाल पढ़ो। डायग्राम shows a trap in a flask by a small volume of water in thin tube। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर है यहाँ पे, ए ट्रैप हो गई। तीनों सब में कर रहा है ये तो, बी में भी कह रहा है। क्लास कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, एक्सपेंशन ही होगी जो होगी। क्लास एक्सपेंड हो रहा है लेकिन एयर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रही, एयर क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी, एयर तो एक्सपेंड होगी, एयर मॉलिक्यूल है और एयर के प्रेशर से एक्सपेंड होगी ना। क्लास एक्सपेंड, एयर एक्सपेंड्स लेस देन क्लास, एयर लेस देन क्लास नहीं होगी, एयर ज्यादा होगी, है ना। तो लास्ट होगा ना, द फ्लास एक्सपेंड एंड देन द एयर एक्सपेंड मोर देन फ्लास। पहले क्या हो रहा है, पहले फ्लास एक्सपेंड हो रहा है प्रेशर से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, यार कंप्रेस नहीं हो रहा होगा वो, प्रेशर थोड़ा सा एक्सपेंड होने के लिए वो करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन एयर है ना, एयर कंप्रेस हो रही होगी उसके अंदर। बेसिकली यहाँ अंदर एयर आ गई है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये ऊपर नीचे हो रहा है इस एयर के प्रेशर से। पहले क्या हुआ, इसने क्या क्या फ्लास्क को एक्सपेंड करने की कोशिश की, नहीं हुआ, एयर पे प्रेशर आया, एयर एक्सपेंड हो गई, एयर एक्सपेंड होकर ऊपर चढ़ गई, तो पानी पहले, पानी का मॉलिक्यूल पहले नीचे गिरेगा, फ्लास्क को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, फ्लास्क एक्सपेंड नहीं होगा तो एयर क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर देगी, क्योंकि एयर प्रेशर मारेगी तो मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा ना, तो एयर ज्यादा एक्सपेंड करेगी फ्लास्क से, तो पार्ट डी हो जाएगा ना हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हम एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें, और 10 पेपर सॉल्व करें टोटल। ये वेरिएंट 2, ये 1-1 है।